हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 30 जुलाई है। आज थोड़ा विलम्ब हुआ, कारण ये था कि पहला वीडियो जो अपलोड हुआ उसमें आवाज़ ही नहीं थी, तो दोबारा से इसे रिकॉर्ड करना पड़ा। देखो फ्रेंड्स, एल टी गेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि जो आवेदन है, जैसा कि आप जानते हैं, नोटिफिकेशन जब आप चेक करेंगे, ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो नोटिफिकेशन में जैसा कि आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाता है, तो नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो मेल फीमेल के लिए फ़िलहाल जो वैकेंसीज हैं और फॉर द दिव्यांग जो हैं, जो वैकेंसी है वो अलग अलग यहाँ पर दर्शाई गई है। तो बात यहाँ पर ये उठती है कि क्या आवेदन भी अलग अलग होंगे? तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप आवेदन करेंगे ना, यहाँ जब आप अप्लाई पर आप क्लिक करते हैं, तो अप्लाई पर क्लिक देखो, वेबसाइट थोड़ी स्लो तो हो गई है, मैं देख रहा हूँ। अभी सुबह जो है वेबसाइट अच्छी चल रही थी, अभी फ़िलहाल दोनों ही राउंड कर रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। फ़िलहाल ये आपका नोटिफिकेशन है, और जब आप लास्ट पेज पे जाएंगे, बिल्कुल लास्ट पेज पे, तो आपको यहाँ पर वैकेंसीज़ की डिटेल देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये वाला पेज मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप जाकर वहाँ पर भी देख लीजिएगा, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बड़ी बात और भी कि बहुत सारे एस्पिरेंट ये जानना चाह रहे हैं कि जो प्री का सिलेबस है और जो मेंस का सिलेबस है, सब्जेक्ट का जो आपका विषय है, उसके लिए प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस क्या एक ही रहेगा? तो दोस्तों हाँ, प्री और मेंस का सिलेबस आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो प्री और मेंस के लिए आपका जो सब्जेक्ट का सिलेबस है बिल्कुल समान रहने वाला है। फ़र्क क्या रहेगा? फ़र्क ये होगा कि प्री में जो भी प्रश्न होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि मुख्य परीक्षा आपकी निबंधात्मक रहेगी, परंपरागत, यानी कि मुख्य परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा होगी। सिलेबस सेम रहेगा, प्री ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस लिखित में होगा, ठीक है। अब एक बात और भी कि प्री और मेंस दोनों में ही क्वालिफाइंग मार्क लगाई गई है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 35% अंक आपको प्राप्त करना है। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, एससी एसटी को छोड़ के, तो फिर आपको 40% अंक प्राप्त करना है फॉर प्री एंड मेंस दोनों में। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ये भी जानना चाहते हैं कि क्या सर जीएस में और सब्जेक्ट में, जैसा कि प्री में आपका जीएस भी होगा, मेंस में जीएस नहीं है, मेंस में केवल आपका सब्जेक्ट ही है, तो क्या जीएस और सब्जेक्ट में अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जीएस और सब्जेक्ट दोनों को मिलाकर, अगर आप एससी एसटी हैं तो 35%, अगर आप यहाँ पर मतलब ओबीसी हैं, जनरल हैं, अदर कैटेगरी से हैं तो 40% अंक आपको प्राप्त करने हैं। तो जीएस और सब्जेक्ट मिलाकर प्राप्त करने हैं, न कि जीएस या सब्जेक्ट में अलग अलग आपका कोई क्वालिफाइंग लगाया गया है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय अब यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय आपको क्या करना पड़ेगा? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, तो ये आपका जो है पेज आप देख पा रहे हैं, असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल, यहाँ ऊपर ही लिख दिया गया है कि मेल फीमेल के लिए कोई अलग से लिंक नहीं है। मेल फीमेल के लिए आवेदन जो है वो एक में ही करने हैं, मतलब एक ही फॉर्म है। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा फॉर्म का जब भर रहे हैं, जब आप प्री का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म भरा जा रहा है, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी और दिव्यांग के लिए भी। यानी कि जब मुख्य परीक्षा होगी उस समय आपको पता चलेगा कि जो मतलब कैटेगरी बनेगी मेल की, फीमेल की, दिव्यांग की, वो तब बनेगी। अभी तो कंबाइंड रूप से फॉर्म लिए जा रहे हैं, तो एक ही लिंक है। यहाँ पर एक से अधिक विषयों में भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पिछली बार परीक्षा तो एक ही डेट में हो गई थी। अगर इस बार भी एक ही डेट में होगी तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। ऊपर से अगर आप 2 विषयों से आवेदन करते हैं तो फिर आपको 2 विषयों की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तमाम चीज़ें हैं, सोच लीजिएगा। आवेदन आप कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या निर्णय आप लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ दुविधाएं थी आप लोगों की, जो कि यहाँ पर दूर करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जीएस की तैयारी बहुत ही जल्द यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। मुख्य परीक्षा में पदों के सापेक्ष लगभग 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर। तो ईडब्ल्यूएस के जो एस्पिरेंट हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ईडब्ल्यूएस के लिए उनका जो बना हुआ है सर्टिफिकेट वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ हो, और ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बना हुआ हो। यही बनता ही है। एक बात सोचिए कि आपकी पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी कमाई रही,
यही तो लोग जान पाएंगे। अब 2025-26 में आप कितना कमाएंगे ये कौन बना सकता है, ये तो कोई जानता नहीं आप फ्यूचर में क्या कमाएंगे क्या नहीं कमाएंगे। इसलिए यहाँ पर बात होती है 2024-25 की, पिछले वित्तीय वर्ष की, तो इसी पर आधारित होना चाहिए। जिनका भी EWS 2024-25 पर नहीं है वो नया बनवा लें, या फिर जिनका भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का नहीं बना है वो भी नया बनवा लें, ये बेहतर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं LT ग्रेड प्री एग्ज़ाम के बारे में, कि जो आपकी LT ग्रेड की परीक्षा है तो इसकी प्री की परीक्षा कब तक हो सकती है, प्री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखो यहाँ पर बहुत ही क्लियर बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया, थोड़ा सा बैक में चलते हैं। RO के लिए ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एग्ज़ाम कैलेंडर जो जारी हुआ है UPPSC के द्वारा, ये 28 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। और जब ये कैलेंडर जारी हुआ था उस समय RO की डेट जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई थी, लेकिन आयोग ने इस कैलेंडर में कुछ तिथियों को आरक्षित रिजर्व कर रखा था कि अगर हम आगे चलकर कुछ नई परीक्षाओं के बारे में शेड्यूल तय करेंगे तो इन्हीं तिथियों में यह परीक्षा करवाई जाएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में RO री एग्ज़ाम 2023 ये परीक्षा कब हुई है, तो 27 जुलाई को यह परीक्षा संपन्न करवाई गई। कब? 27 जुलाई 2025 को। अब कैलेंडर अगर आप देखेंगे ना तो जुलाई में 27 जुलाई इनका पहले से ही आरक्षित है। यहाँ देखिए आप, 27 जुलाई का जो शेड्यूल था यह बिल्कुल आरक्षित है और इसी दिन RO की परीक्षा हो गई। बाकी जो डेट्स अब से बचती हैं उन पर देखते हैं कि क्या संभावना बनती है LT ग्रेड के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो क्योंकि आपके लिए जो आवेदन चल रहे हैं LT ग्रेड के लिए, तो आवेदन की प्रक्रिया ही आपकी 28 तक चलेगी। 28 अगस्त तक आपकी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 4 सितंबर तक तो आपके फार्म वगैरह में जो फीस वगैरह है उससे संबंधित, करेक्शन वगैरह से संबंधित तो मामला है, यानी कि 4 सितंबर तक तो आपकी परीक्षा बिल्कुल नहीं होनी है। तो यहाँ पर जो डेट रिजर्व की गई है तो आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त आरक्षित है, बिल्कुल नहीं परीक्षा हो सकती। 7 सितंबर को भी परीक्षा बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये दो डेट आपकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं। अब देखो जो बाकी जो 4 तिथियां यहाँ पर रखी गई हैं, एक बात और भी कि UPPCS 2025 की प्रारंभिक परीक्षा जो है यह 12 अक्टूबर को होने वाली है। अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा होती है, तो 12 अक्टूबर से पहले LT ग्रेड कतई नहीं हो सकता। ये बिल्कुल मान के लिए कि 12 अक्टूबर से पहले तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 12 अक्टूबर के बाद अगर इस साल परीक्षा आयोजित हुई तो किन तिथियों में हो सकती है? देखो यहाँ पर जो संभावित तिथियाँ हैं 4 बचती हैं, 2 नवंबर, 6 नवंबर, 9 नवंबर और 7 दिसंबर। तो ये डेट्स जो हैं 4 डेट आयोग ने रिजर्व रखा है, आरक्षित रखा है। इसके बाद कोई भी डेट इनके पास नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूरा 21 दिसंबर तक, हाँ 21 दिसंबर की भी डेट इनके पास यहाँ पर है। तो इतनी डेट है इनके पास, 21 दिसंबर, 7 दिसंबर, दिसंबर में 2 डेट हैं, 21 और 7 की हैं। बाकी देख रहे हैं आप कि 30 नवंबर है, 9 नवंबर है, 6 नवंबर है, 2 नवंबर है। तो मतलब कि मिला जुला के अगर आपकी परीक्षा होती है तो नवंबर दिसंबर में हो सकती है। आपको कब तक मान चलना चाहिए? मैं कहूँगा कि मध्य नवंबर के बाद कोई भी डेट आप मान लीजिए। मतलब ये कि आप मान चलिए कि 15 नवंबर के बाद आपकी परीक्षा कभी भी करवाई जा सकती है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एक बात समझ लें कि आपको GS भी पढ़ना है जो कि बिल्कुल काफ़ी टफ रहेगा। आपको RO UPPCS का ही जो GS है वही सिलेबस है यहाँ पर, तो कोई बहुत अंतर नहीं है। GS भी आपको पढ़ना है। प्रश्नों की प्रकृति बहुत टफ रहती है, जैसा कि आपने देखा होगा LT ग्रेड का जो पुराना पेपर था उसमें भी आपने देखा था प्रश्न हल्के नहीं थे, बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट भी आपका जो है यहाँ पर बहुत आसान नहीं है। तो GS और सब्जेक्ट तैयार करने के लिए आपके पास कितना समय है? मात्र 3 महीने का समय है। अगस्त का समय है, सितंबर का समय है और अक्टूबर का समय है। तो बस यही 3 महीने आपके पास बच रहे हैं। तो सारी बातें आप लोग समझ रहे होंगे, तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, हर बात बिल्कुल क्लियर आपकी हो गई है। ठीक है, तो आपके पास कितना समय बचा हुआ? 3 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया आपका LT ग्रेड के बारे में। सारी जो आपकी डाउट्स थी वो लगभग दूर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ आज के अखबारों में जो समाचार आए हुए हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखो OTR में बहुत सारे लोगों ने केवल हाई स्कूल के बेस पर OTR किया हुआ है, तो उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब आप फॉर्म भरेंगे ना, OTR के बाद जब आप फॉर्म भरेंगे तो बाकी जानकारी आपसे तभी ले ली जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, LT ग्रेड में फ़िलहाल अभी 14 दिनों में 2.5 लाख OTR हो चुके हैं। डेफिनेटली ये जो OTR हुए हैं वो आपके लिए यानी कि LT ग्रेड के लिए ही हुए हैं। आवेदनों की संख्या के मामले में टूट सकता है RO का रिकॉर्ड, बिल्कुल टूटेगा, क्योंकि इस बार
पदों की संख्या भी तो देखिए 7466 पद हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आवेदन तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आवेदन अगर 20 लाख तक पहुंच जाए तो कोई इसमें दुविधा या किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी में टीजीटी पीजीटी के लिए भी नई भर्ती आने जा रही है, जिसके लिए प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ आज के अखबार में भी ये आप देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए निदेशक ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। कल एक नोटिस इसके लिए जारी हुई थी और उस पर मैंने आप लोगों को बताया भी था। ये नोटिस कल आई थी, ये देखिए आप। तो इस पर चर्चा मैंने कल के वीडियो में कर रखी है। इसमें ये कहा गया है कि जितने भी पद हैं प्राइमरी टीचर के, टीजीटी के, पीजीटी के, प्रधानाध्यापक के, जो कि खाली हो रहे हैं 31 मार्च तक, तो ये सारे जो रिक्त पद हैं इनकी जो है बाकायदा जानकारी जो है वो 5 अगस्त तक महानिदेशक कार्यालय में जो है उपलब्ध करवा दी जाए ईमेल आईडी के माध्यम से। तो ये जानकारी जो है प्रेषक शिक्षा निदेशक, तो बहुत ही जल्द आपको मतलब दिसंबर तक यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती भी देखने को मिल सकती है। हाँ, कहा जा रहा है कि पदों की संख्या 30,000 हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने पद होंगे। 15-20 हज़ार के आसपास पद हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये खबर हो गई। और जेएस विश्वविद्यालय के बारे में खबर निकल रही है। जेएस विश्वविद्यालय जो कि सिकोहाबाद में है, मैंने 5-6 महीने पहले इस पर एक वीडियो बनाया था कि यहाँ की डिग्री जो है वो फर्जी थी और कई सारे लोग पकड़े भी गए थे। राजस्थान में 202 लोग नौकरी भी कर रहे हैं, उन पर भी अब नकेल कसी जा रही है। तो सबसे पहले तो ये कि क्या ये लोग जानते नहीं थे? बिल्कुल जानते थे। सब लोग जानबूझ के ये गलती करते हैं। लोभ लोगों को ले डूबता है और अंत में ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं ईसीसी एजुकेटर के बारे में कि कहाँ पर अभी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों, ईसीसी एजुकेटर यहाँ पर सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो लोग होम साइंस से स्नातक हैं या फिर उन्होंने नर्सरी संबंधित, जैसे कि एनटीटी हो गया या फिर सिटी नर्सरी हो गई या फिर इस प्रकार का कोई कोर्स किया हुआ हो। ठीक है, 10,300 रुपये मिलते हैं आपको। और अभी जो है आवेदन जो है आप सेवा योजना के पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। रही बात कि कहाँ पर अभी आवेदन शुरू होने जा रहे हैं, तो अभी शामली, बिजनौर, उन्नाव, रायपुर, जौनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, कौशाम्बी, सोनभद्र, अंबेडकर नगर, कन्नौज, हाथरस, बदायूं, बहराइच, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कानपुर, चंदौली, अलीगढ़, बलिया, बलरामपुर, ये ज़िले हैं जहां पर अभी जो है आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। 8,888 पद हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अभी आवेदन जब शुरू होंगे आपको बता दिया जाएगा। तो आज के न्यूज़ में ये सारी जानकारियाँ हैं। विद्यालयों की दूरी बढ़ी तो बच्चों ने पढ़ाई से मुख मोड़ा। डेफिनेटली जब दूरी होगी तो बच्चे नहीं जाएंगे, तो ये समस्या भी अब यहाँ पर आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा और शेष वीडियो को लाइक और शेयर। धन्यवाद।